आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं, क्योंकि हालांकि सरकार ने महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को लेकर बड़ी तैयारी की है। लंच के बाद सरकार की तरफ से आज कुल 7 विधेयक पेश किए जाने हैं। कल लीज के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन और मार्च किया था और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। ऐसे में आज बिहार के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन सरकार ने भी जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। सदन का आज दूसरा दिन है और आज भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कार्रवाई में शामिल होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सत्ता पक्ष नेता प्रतिपक्ष के बहाने विपक्ष को घेर सकता है। तो देखिए, सदन के अंदर जो मुद्दे गरमाएंगे उसमें भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। बाढ़, बारिश और राहत कार्यों पर भी चर्चा होगी, इस पर भी सवाल जवाब दिए जाएंगे। इसके साथ बिजली, सड़क और पेयजल जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष की तरफ से बात रखी जाएगी, सरकार जवाब भी देगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाएं भी निशाने पर रहेंगी। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज दूसरा दिन है विधानमंडल के मानसून सत्र का, लेकिन तेजस्वी का कुछ अता पता नहीं। आज क्या कुछ होना है सदन के अंदर और बाहर, किस तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है? अब बिल्कुल देखिए, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सबसे पहले हम विधानसभा परिसर की हम एक तस्वीर भी दर्शकों को दिखा दें कि यहाँ पर जो गहमा गहमी है वो बढ़ गई, चूंकि 11 बजे से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होती है और उसके पहले विधायकों के आना और सुरक्षाकर्मी और तमाम लोग यहाँ पर मुस्तैदी से मौजूद हैं। और यदि हम आज के सत्र की बात करें तो तकरीबन 7 महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाएंगे, लेकिन उसके पहले फर्स्ट हाफ में क्वेश्चन आवर होगा, जिसमें विधायकों के सवाल होंगे और सरकार का जवाब होगा। और दूसरी ओर यदि हम विधायकों की बात करें तो 7 विधेयक लाए जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो बिहार में जुए पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने को लेकर के सरकार वर्षों बाद उस जो विधेयक है वो ला रही है। इस विधेयक के लाने के बाद बिहार में जुए पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। इसके पहले बिहार में कई इस तरीके के चीजें देखने को मिली। और हमारे साथ इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं, जदयू के नेता भी हैं। श्रवण जी, 7 विधेयक आ जाने हैं, सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है जुए पर पूर्णतः प्रतिबंध। देखिए, बिहार की सरकार जो भी अनैतिक ऐसे काम हो रहे हैं उसको रोकने के लिए कानून के हिसाब से सरकार कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। जुआ खेलना, शराब पीना, मादक पदार्थों का उपयोग कर रही है, सब जुर्म है। कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और जहां कानून नहीं है वहां कानून बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, काम कर रही है। श्रवण जी, सरकार विधेयक ला रही है, क्वेश्चन आवर होगा, विधायकों का सवाल जवाब होगा, लेकिन लोग यह जानना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। अब नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, उनके विधायकों से पूछ लीजिए, आसानी से आपको पता लगेगा। हम लोगों से पूछिएगा तो सही बात की जानकारी आपको नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल जानकारी जरूर मिल सकती है। और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होंगे इस मानसून सत्र के दौरान? देखिए, 13 विधेयक है और ये 13 विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है इस राज्य के लिए। तो इससे के अलावे जो हमारे माननीय विधायक हैं वो गैर सरकारी संकल्प भी लाते हैं और क्षेत्र के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो समस्या होती है, जिसका समाधान हमारे विधायक चाहते हैं, तो गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से समाधान किए जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ ध्यानाकर्षण है, अल्पसूचित है, तो ध्यानाकर्षण और अल्पसूचित में भी महत्वपूर्ण सवालों को लिया जाता है। तो कई तरह से राज्य की समस्या के हल करने के लिए विधायकों के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। विधायकों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार सरकार रहती है, अभी भी तैयार है, लेकिन जो प्रश्न नियम के हिसाब से लाएंगे, जो प्रश्न कानून के हिसाब से लाएंगे, उनका जवाब सदन में मिलता है। ऐसा नहीं कि खड़े होकर के कोई माननीय सदस्य किसी सवाल को उठाने लगे तो उसका जवाब सरकार नहीं देती है, लेकिन नियम के हिसाब से जो सूचीबद्ध है उस सभी सवालों का जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल देखिए, इस मानसून सत्र में सरकार ने अपनी पूरी
तैयारी कर ली है। और इस वक्त बिहार विधान सभा की हम परिसर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो विधायक हैं वो अब उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सुरक्षाकर्मी यहां पर मुस्तैद हैं, चूंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र होता है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग यहां पर थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। और कुल 7 विधेयक हैं इस बार, और इन 7 विधेयक में आज जो 7 विधेयक आने वाले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक की हम चर्चा करें तो शराबबंदी के बाद बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जुआ पर प्रतिबंध लगाना। किसी भी तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन किसी तरीके का जुआ बिहार में अब नहीं खेला जा सकेगा, और सरकार ने इस पर कठोर निर्णय लिया है और आज इस विधेयक को भी लाया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका शैलेंद्र। बांकीपुर में उपचुनाव की अब 10 दिन से भी कम समय बचा है। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी उम्मीदवारों और उनके नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा भी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। डोर टू डोर जाकर नीरज सिन्हा लोगों से संपर्क कर रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। नीरज सिन्हा के साथ पूर्व में प्रत्याशी बनाए गए अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। नीरज सिन्हा का दावा है कि नितिन नवीन ने बांकीपुर में जो काम किया है उसको लेकर एक एक जनता का भरोसा बीजेपी पर है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार जो है अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पटना की सड़कों पर उम्मीदवार आपको इस तरीके से घर घर जाकर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, और इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बांकीपुर के लोग बड़ी संख्या में। सुबह का वक्त है, इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में लोग घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। नीरज जी, एक कहीं न कहीं बड़ा दायित्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया, और उस सीट को दिया जिससे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ा करते थे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बांकीपुर उनका सीट बांकीपुर का रहा है। उन्होंने चारों तरफ चतुर्मुखी विकास करके बांकीपुर की जनता का विश्वास जीता है, और उन्होंने जो दायित्व मुझे दिया है मैं उनके किए गए सभी कामों को, और जो शुभारंभ उन्होंने जो काम और किया भी है, मैं उसको पूरी तरह से पूर्ण करूंगा। और जनता का जिस प्रकार से विश्वास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी पर है, हमेशा रहेगा। मैं वो पूर्ण काम करूंगा, और उनका जो भी कार्य बचा हुआ है उसको और विकास की राह पर लाऊंगा, और उनकी जो विकास की गति बढ़ाई है, मैं निरंतर प्रयास में रहूंगा कि वो गति निरंतर बढ़ती रहे। उनका सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। बांकीपुर की जनता, उनका विश्वास हमेशा दिल में सभी के घर घर में है। मैं ये रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों का, क्योंकि आप गली गली में दिख रहे हैं घूमते हुए, लोगों के घर जाते हुए, खुद से आप मैंने देखा कि आप कॉलबेल भी बजा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। भैया, मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, हम तो जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम शुरू से पटने में रह गए हैं, तो मेरा तो ये आदत है। पर्ची बांटे थे तो ऐसे ही घंटी बजा करके और सीढ़ी पे चढ़ करके भैया गेट बजा करके, नहीं खोला तो तब पर भी खटखटाते थे, भाई बाहर निकलो जल्दी से, पर्ची ले लो, कहीं दूसरी जगह जाना है। हम तो यहीं के हैं, कहीं बाहर के से तो नहीं आए हैं, और शुरू से मंडल का काम किए हैं। मंडल में काम करते करते ये आदत हो चुका है, पर्चा कैसे पहुंचता है, कैसे किसी से हमको बात करना है, सब लोग जानता है, मोहल्ला वाला लोग। नल्ली गली तो ये भैया ऐसा है ना कि ये हमेशा होते रहता है। पटना में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम सुधर गया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ बोलता है, थोड़ा बहुत पानी रहता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम एकदम सुधर गया है। बॉक्स नाला का निर्माण हुआ है पूरे बांकीपुर में, सभी जगह बॉक्स नाला का निर्माण हुआ है, जिसके कारण आज पूरे बांकीपुर में ड्रेनेज सिस्टम सुधर गया है। एक सवाल और है कि कई उम्मीदवार मैदान में हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं, दूसरी ओर प्रशांत किशोर जैसे उम्मीदवार आपके साथ मैदान में हैं। भैया, कौन क्या है मैं नहीं जानता हूँ, मैं किसी का चर्चा नहीं करता हूँ, और हम नहीं किसी का चर्चा करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का चर्चा करें फालतू का। हमको अपना काम करना है, जनता के बीच में जाना है। मेरे पास समय कम है, हर जनता से संपर्क में रहना है, क्योंकि जनता का विश्वास मेरे साथ है, जनता का समर्थन मेरे साथ है। देखिए, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं गली गली में, और हमारे साथ बंटी भी मौजूद है जो पूर्व में प्रत्याशी बनाए गए थे। बंटी, कैसा प्रचार चल रहा है? एकदम हम लोग डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं अपने बांकीपुर प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी के लिए, तो काफी उत्साहवर्धक है, कहीं दिक्कत नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो काम किए उस काम को जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं।
तो बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। नेता इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि उनका जो उम्मीदवार है वो एक वर्कर है, एक कार्यकर्ता के रूप में है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव कहीं न कहीं काफी दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि मैदान में कई दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बांकीपुर में उपचुनाव की अब 10 दिन से भी कम समय बचे हैं। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी दलों के नेता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन इस सीट को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की ही होगी, क्योंकि बांकीपुर में जो काम हुआ है उसे यहां की जनता देख रही है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर भी तंज कसा। को जो परिणाम आएगा हमारे पक्ष से बहुत विशाल अंतर से लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जनता ये जानती है कि वहाँ का विकास कौन कर सकता है। विकास बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो विकास यही सरकार कर सकती है, ये वहाँ की जनता जानती है। देखिए तेजस्वी यादव को तो नाम बदल लेना चाहिए, उनको परदेशी यादव उनका नाम रख देना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है, वो विदेश में घूम रहे हैं, कोई चुनाव से कोई मतलब नहीं है। वो लालू की विधायक को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, बादल भी पूरी दुनिया घूम करके बिहार के आसमान में मंडरा रहा है, लेकिन ये बेचारे विदेश में घूम रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी है। मंगल मिलन नाम से एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेता बैठक में मौजूद हैं। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। बता दें कि इधर मानसून सत्र भी चल रहा है, दूसरी तरफ इस संसदीय दल की बैठक में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नितिन नवीन, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी मौजूदगी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया है, ताकि एक दूसरे से बातचीत भी हो सके और एक बड़ा मौका जो है वो मिल सके। फैजल खान उर्फ खान सर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में जीजा शब्द का इस्तेमाल करते हुए विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर बवाल मचा है। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने खान सर पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिक्षक की भाषा नहीं है, ऐसे बयान देने वालों को बिहार में घुसने नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने खान सर को फर्जी भी बताया और उनकी संपत्ति की जांच कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि खान सर कोचिंग की आड़ में शिक्षा जिहाद कर रहे हैं। हिंदू बच्चों को उनसे सचेत रहने की जरूरत है। जो बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कोई टीचर इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। आप भी नाम ले रहे हैं, और कोई भी संभ्रांत व्यक्ति किसी का नाम लेके बात करेगा, जो लोग उसको नाम लेके बात करेगा, उसको बोल दिया कि हमारा साला है, तो सबसे पहले तो बचपन में उसका बाप नाम लेता होगा, तो बाप भी उसका साला हो गया, भाई भी उसका साला हो गया, उसके परिवार के लोग भी उसका साला हो गया, और जितने स्कूल में पढ़े होंगे वो सारा स्कूल का टीचर साला हो गया, जितने पदाधिकारी उसको नाम ले रहे हैं सब उसका साला हो गया। और सबसे बड़ी बात, सरकार में कुछ लोग अगर उसको बचा रहे हैं तो वो भी उसका साला हो गया। ये तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा धब्बा है हम लोगों के लिए कि इस तरह का आदमी यहाँ बच रहा है और अनाप शनाप बयान दे रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है, गलत तरीके से उगाही कर रहा है, बिहार के छात्रों को बरगला रहा है। हम समझते हैं इसके संपत्ति का जांच होना चाहिए। सबसे पहले इसके संपत्ति का जांच होना चाहिए। ये फर्जीवाड़ा कहाँ से किया, बड़ा बड़ा काम कर रहा है, कह रहा है कि हम स्कूल खोले हैं, अस्पताल खोले हैं, सब इसका फर्जी है। सब फर्जीवाड़े का जांच होना चाहिए। और जिस तरह से एक रोशन टीचर है, वो भी रोशन सर कहलाता है, उसको प्रताड़ित करने का काम किया, उसके यहाँ गोली चलाने का काम किया और उसको जेल भी भेजवा दिया, केस भी करवा दिया, और केस होने की वजह से उसका भाई यहाँ से नेपाल चला गया और उसके भाई का डेथ हो गया। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है। ये निश्चित रूप से ये बड़ा साजिश है, बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसकी जांच हो और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से ये बच्चों को पढ़ाता है, मुझे लगता है कि हर लफ्ज में कहीं न कहीं बीच बीच में गाली निकालते रहता है। ये किस तरह का शिक्षा दे रहा है, ये हम समझते हैं बहुरूपिया है। और खास करके जो हिंदू बच्चे हैं उसे बरगलाने का काम करता है। कभी टीका लगा के आ जाता है, कभी चंदन लगाता है, कभी हाथ में कलेवा बांध लेता है, और ये पढ़ाता कम है। और जिहादी वाला काम हम समझते हैं कि ज्यादा बताते रहता है। जिस तरह से लफ्ज जिहाद, बाकी जिहाद चलता है, ये पढ़ाई जिहाद कराता है, अपने में ट्रैप करता है बच्चों को, अपने हिसाब से पढ़ा करके बहकाने का कोशिश करता है। मुझे लगता है वहां
वहाँ और भी तरह की पढ़ाई होती, इसलिए हर तरह का इसका जांच आवश्यक है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां डबल मर्डर से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। वारदात मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित रामबाग मोहल्ले में हुई। अपराधियों ने घर में घुसकर रिटायर्ड बैंक कर्मी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। अशोक कुंवर पर घर के ग्राउंड फ्लोर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी नीलम कुंवर का शव घर की छत पर मिला। आशंका जताई जा रही कि उनकी गला घोंटकर हत्या की गई है। उनका रस्सी से पैर बांधा था और मुंह पर भी टेप चिपकाया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर को घेरकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। उनका बेटा बोला रूम में जाके देखने के लिए, मोबाइल नहीं उठा रहे थे, फोन। हम गए देखने, तो मरे पड़े थे, तो हम पुलिस को फोन करते हैं। अच्छा, क्या स्थिति था अंदर का? मरे पड़े हैं तो क्या स्थिति थी? गला रहता था। अब हम नहीं देखे, डिबेट पर लेटे हुए थे, हम नहीं देखे। दोनों पति पत्नी अलग थे या साथ में? नहीं, वो ऊपर है, ये नीचे है। घर में और कौन कौन लोग? कोई नहीं था। किरदार उदार है, किरदार सब था। रेंटर और ये दोनों पति पत्नी ही रहते थे। क्या नाम है इनका? और अभी तक की जो प्रारंभिक जांच हुई है, एफएसएल द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया है और जो फुटेज वगैरह मिला है उसमें 2 अभियुक्त दिख रहे हैं और प्रथम दृष्टया जो है चाकू मार के हत्या प्रतीत हो रही है, लेकिन विधिवत जो एफएसएल की जांच और फिर पोस्टमार्टम के बाद हम लोग उसकी पुष्टि कर पाएंगे। एफएसएल टीम द्वारा यहाँ विजिट किया गया है और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक विशेष टीम यहाँ लगातार सक्रिय है। बहुत जल्द हम लोग इस मामले को खुलासा करेंगे और जो भी अपराधी इसमें संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अब देखिए, बात सिर्फ मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर डबल मर्डर की नहीं है। हाल के दिनों में घर में घुसकर डकैती, लूट, मारपीट और फायरिंग की कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जो पुलिस की मुस्तैदी और चौकसी पर सवाल उठा दिए हैं। बिहार में पिछले एक हफ्ते में ही 20 से ज्यादा ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आई है जिसमें बदमाशों ने घर में घुसकर तांडव मचाया है। अपराधियों ने सबसे ज्यादा बंद घरों को निशाना बनाया है। दरभंगा की अगर बात करें तो दरभंगा में तो पिछले दिनों 8 दिन में घर में घुसकर लूट की ऐसी वारदात सामने आई है। आप तारीख दर तारीख, जगह दर जगह और घटना क्या क्या हुई उस पर एक नजर डालेंगे तो 10 जुलाई की तारीख थी जब दरभंगा में घर में घुसकर लूट हुई, जहां महिला के बाल काट दिए गए, बेहोशी का इंजेक्शन तक भी दिया गया। दूसरी तरफ तारीख आगे बढ़ती है, 16 जुलाई की बात करें, औरंगाबाद में घटना होती है जहां घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। बाकी 17 जुलाई की बात करें तो यहां फिर से दरभंगा में घटना होती है जहां घर में घुसकर लूट होती है और महिलाओं के बाल जो है वो फिर से काटे जाते हैं। तो ये वैसी कई घटनाएं सामने आई है जो घटनाएं बता रही कि किस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई है। कुछ और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। 17 जुलाई को ही सिवान में जहां रिटायर्ड शिक्षक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और दूसरी तरफ 17 जुलाई की ये तीनों तारीख है, 3 घटनाएं सामने आई है, 3 जिलों की घटनाएं सामने आई है जहां 17 जुलाई को समस्तीपुर में घर का ताला तोड़ा जाता है और चोरी की जाती है। 17 जुलाई को ही मुंगेर में भी बंद घर से लाखों की जो लूट है वो की जाती है। तो ये पूरी घटनाक्रम है और ये पूरी टाइमलाइन है। और ये 17 जुलाई की ही तारीख की बात करें तो पटना में भी घर में घुसकर मारपीट होती है और लूट की घटना को अंजाम अपराधी देते हैं। 18 जुलाई की बात करें तो गयाजी में एक घटना होती है जहां घर में घुसकर लूट होती है और यहां पर गोली भी चलाई जाती है या फायरिंग भी की जाती है। दूसरी तरफ 18 जुलाई तारीख की बात करें तो बाढ़ से ऐसी घटना एक सामने आती है और बाढ़ में डॉक्टर के घर पर लाखों की लूट की जाती है। तो ये पूरी घटनाक्रम है और ये पूरी घटनाक्रम बता रही कि किस तरीके से लगातार ये घटनाक्रम सामने आई है जो लॉ एंड ऑर्डर पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है वो खड़े कर रही है। 18 जुलाई की तारीख की बात करें पटना की, जहां घर का ताला तोड़ करके चोरी की जाती है। 18 जुलाई को ही आरा में भी ऐसी ही कुछ घटना होती है जहां होटल कारोबारी को निशाना बनाया जाता है, वहां लूट की जाती है और फायरिंग तक होती है। 19 जुलाई की बात करें तो जमुई में 2 घर से करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी होती है। तो ये पूरी घटनाक्रम है और इस पूरी घटनाक्रम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों, पिछले 15 दिनों की बात करें तो ये पूरी घटना सामने आई है। 19 जुलाई की बात करें तो कटिहार में घटना होती है जहां गन पॉइंट पर रेल यात्री से
लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। 20 जुलाई की बात करें तो नवादा वो जगह है जहां पर इलाज कराने परिवार में जो है वो चोरी होती है, और दूसरी तरफ 20 जुलाई को ही नालंदा में घटना होती है जहां बंद घर से लाखों की चोरी जो है वो चोर करते हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं बेगूसराय की, जहां मंसूरचक थाना क्षेत्र के साठा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट, रंगदारी और हमला करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक पक्ष ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले क्या होता? कह रहा है कि आप लोग रंगदारी मांगे थे उनसे। नहीं, वो झूठ करता है, शराब बेचता है, रंगदारी टैक्स हाई नेशनल पर उसको असुलता था। दोनों बापू झारो क्या कहता है उसका बेटा सत्या, वो सब क्या कहता है उसका जो था ससुर, वो लालू का बॉडीगार्ड था। जमीन विवाद हुआ है। जमीन विवाद में हम लोग को, हम अकेले घर में थे। धारो को पापा हैं देविंदर चौधरी, सत्यम चौधरी धारो का है लड़का। ये तीनों मिलके आया है हमारे घर में, ढुक के हम लोग को बहुत मारा है। जब हमारा पति अकेला था वो उनको सब मिलके पकड़ के गिरा के उनको बहुत पीटा। अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर नए नए तरीके अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा से सटे भिट्ठा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एम्बुलेंस से 413.64 लीटर नेपाली शराब जब्त की है। साथ ही एम्बुलेंस और बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।